लास्ट क्लास में मैंने तो बता दिया था कि when a current carrying wire is placed in an external magnetic field, then it will experience a force, and the value of force will be I L cross B और I L B sin थीटा। दो इन्फिनाइट करंट कैरिंग वायर्स के अंदर जो हमारी फोर्स की वैल्यू आई थी, मान लो ये बताओ, इफ दे आर एट अ डिस्टेंस d, हम इसमें फोर्स निकालते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालते हैं। कैसे बोला था उसको याद करने के लिए? सबसे पहले याद रखना है म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं अट्रैक्ट करेंगे रिपेल करेंगे? दोनों सेम विचार के तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट। ठीक है, मतलब अगर ये वायर 1 है और ये वायर 2 है तो स्टेप फोर्स इधर की साइड लगेगा, स्टेप फोर्स। सेकंड केस था हमारा, ठीक है गलती हो गई, 2πd हो गया, ठीक है। अब दूसरा केस हो गया, यहाँ पर करंट I1 है, 1 और 2 है, बट ये क्या कर रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। अब और ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी होगी? IV म्यू नॉट I1 I2 होगा डिवाइडेड बाय। अब ये क्या करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो? फिर मैंने इसमें क्वेश्चन भी कराया था कि दो वायर्स के बीच में हमें एक वायर को रखना था और ऐसे रखना था इसमें नेट फोर्स 0 है ना। तो इस वायर को कैसे रखूंगा कि ये वायर इसको अट्रैक्ट करेगा और ये वायर इसको अट्रैक्ट करेगा, नेट फोर्स पे 0 होना चाहिए था। ये जितनी फोर्स लगाएगा 1, मान लो ये 1 2 3 है, 1 जो 2 पे फोर्स लगाएगा वो 3 के द्वारा लगे हुए फोर्स के बराबर होनी चाहिए और अपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, फिर याद भी होगा इसमें हमने डिस्टेंस d है तो इसको x लिया था तो दूसरे को हमने, ठीक है। अब हमें एक और क्वेश्चन करना है ना। अच्छा मुझे बता सकता है कोई कि इस वायर की वजह से जो d डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड होगी वो पूरी वायर के लिए सेम होगी इसके लिए? चाहे मैं इस पॉइंट पे पूछूं, चाहे इस पॉइंट पे पूछूं, चाहे इस पॉइंट पे पूछूं, क्योंकि इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2πd एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस वायर इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम दिस वायर। अगर ये x है तो ये पॉइंट भी x पे होगा, ये भी, पर थ्रू आउट द वायर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? सेम है, कांस्टेंट है। आया समझ? कोई दिक्कत कोई परेशानी? तुम्हारा ऐसे एक स्क्वायर लूप है, ठीक है, इस स्क्वायर लूप में करंट फ्लो हो रहा है और करंट कैसे फ्लो हो रहा है? इस लूप की लेंथ कितनी है? L, ठीक है, पूरा स्क्वायर लूप है तो हर साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी? L हो जाएगी। और इसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है, इसमें करंट I2 फ्लो हो रहा है। बैग लेके आए हो? तो अगर इसमें, अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं इसको, इस क्वेश्चन को 4 पार्ट्स में तोड़ सकता हूँ? 4 डिफरेंट क्वेश्चन में। कौन कौन से? कि इस वाली वायर के बीच में फोर्स, इसके बीच में फोर्स, इसके बीच में फोर्स, इसके, मेरे पास 4 वायर्स हो गई ना। अगर मैं इसको नेम दे दूं A B C D, देन वी हैव 4 वायर्स, वन इज AD, अनदर वन इज CB या BC और अनदर वन इज AB एंड, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं, हम क्या निकालते हैं? फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालते हैं। अच्छा अगर मैं देखूं इस वाली वायर की, जैसे I1 और I2 इन दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, अट्रैक्ट करेंगे रिपेल करेंगे, मतलब इस वाली वायर पे, AD वाली वायर पे फोर्स किधर की साइड लगेगा? इधर की साइड। इसमें इस वाली वायर, इस वाली वायर, इसमें सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसमें क्या करेंगे? ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ये फोर्स ऑन AD आया, ये फोर्स ऑन BC आया। अच्छा एक बात बताओ, इसकी वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्या यहाँ पर भी वही मैग्नेटिक फील्ड होगी? नहीं, दे आर एट डिफरेंट डिस्टेंस। आया समझ? कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है? मान लो ये दो वायर्स है, हम क्या निकालते हैं? फोर्स ऑन AD जो आ रहा है, हम फोर्स ऑन AD का फॉर्मूला लिखते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला लगाते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ का लगाते हैं। तो इसकी लेंथ दे रखी है L, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? L, ये होगा म्यू नॉट, करंट कितना फ्लो हो रहा है? I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई, डिस्टेंस कितना है? L,
ठीक है, मैं इसके आगे का माइनस आई कैप लिख सकता हूं, ठीक है। तो जो फोर्स आया हमारा, फोर्स ऑन एडी आया, इसको क्या करूंगा, ये पर यूनिट लेंथ आया, टोटल फोर्स पूरी लेंथ में निकालना, तो क्या करूं मैं, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर इस वाली लेंथ को उधर ले जाऊं, तो पूरी लेंथ में फोर्स आ जाएगा, और फोर्स कितना आएगा, कोई दिक्कत कोई विषय नहीं। अब नेक्स्ट क्या है कि मैं बीसी में फोर्स निकालूं, फोर्स ऑन बीसी क्या होगा, पहली बात वो आई कैप होगा माइनस आई कैप होगा, आई कैप, दे विल रिपेल बिकॉज दे आर करंट आर फ्लोइंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, इसमें फोर्स पर लेंथ आएगा, ठीक है। म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई डी, डिस्टेंस क्या है, L या 2L, ये डिस्टेंस था L और ये डिस्टेंस भी L है, तो इस पूरी वायर का डिस्टेंस कितना हो गया, सेम आएगा आंसर, अलग आएगा, अलग आएगा। इसकी फोर्स जो आएगी कम आएगी, क्यों, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया। अच्छा ये प्लस आई कैप है ना, नहीं सही सही है ये, तो फोर्स ऑन बीसी जो आया वो कितना आएगा, म्यू नॉट I1 I2 2 पाई, एल से एल कट जाएगा, उधर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा नीचे। अब हमारी दो वायर्स और बची है, एक बात बताओ, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे किधर की साइड होगा, अंदर की साइड, और इसके लिए भी किधर की साइड होगा, इसके लिए भी अंदर ही है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इस पूरी वायर में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, डिफरेंट हर पॉइंट पे, डिफरेंट है, क्यों, देखो हर एक पॉइंट का, जैसे इस वायर की ये वाला पॉइंट लो, इसका डिस्टेंस यहाँ से L है, इस वाले का 2L है, हर एक पॉइंट किस डिस्टेंस पे, डिफरेंट डिस्टेंस पे, किस पे, डिफरेंट डिस्टेंस पे। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या तुम्हारी वेरिएबल हो गई, पूरे इसके लिए क्या हो गई, वेरिएबल हो गई। अगर मुझे फोर्स निकालना है इस वाली वायर पे, देन आई विल हैव टू अप्लाई इंटीग्रेशन, और मुझे वो करने की जरूरत नहीं है, पता क्यों, वो रीजन ये है, देखो जैसे ये इक्वल डिस्टेंस पे है, वैसे इस पॉइंट के भी हर एक इक्वल डिस्टेंस पे करंट सेम है, लेंथ सेम है, सब कुछ सेम आएगा, पर फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। एग्जांपल दूं, देखो इसमें दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड किधर की साइड है, अंदर की साइड। अगर मैं फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, आई एल क्रॉस एल इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो करंट किस डायरेक्शन में, इधर की साइड, और बी किधर है, अंदर की साइड, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ गया, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, तो इसमें फोर्स ऑन सीडी किधर की साइड है, ऊपर की साइड है ना। अब ए बी में फोर्स किधर की साइड आएगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अंदर है, पर करंट किधर है, इधर की साइड। बेटा हाथ चला लिया करो, ऐसे करके मत देखो, थोड़ा हाथ देखो चला के, सही चल रहा है नहीं चल रहा, आई इधर की साइड, बी अंदर की साइड, तो नीचे की साइड आ गया। दीज टू फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल क्यों होंगी, सबको सेम है भाई, पूरी वायर के मैग्नेटिक फील्ड जैसे इसमें जा रहा है वैसे ही इसमें जा रहा है, जो लेंथ इसकी है वही लेंथ नीचे वाले की है, बस करंट के फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इक्वल एंड अपोजिट है। सिमेट्रिकल से भी हम बोल सकते हैं, बाकी बोलोगे तो इंटीग्रेट करके दिखा दूंगा, पर तुम्हारे सर के ऊपर चला जाएगा, इससे बेटर है कि सीधा मान लो कि इक्वल एंड अपोजिट होगा, ठीक है। ये समझ आया कि इंटीग्रेट क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिएबल, इट इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट, है ना, जिसमें ज्यादा खुजलियों करके भी दे सकते हैं इंटीग्रेट। तो नेट फोर्स ऑन द लूप क्या आएगा, एफ नेट, पूरे लूप के ऊपर कितने फोर्स लग रही है, 4 फोर्स लग रही है, एक फोर्स लग रहा है एडी, एक फोर्स लग रहा है बीसी, एक फोर्स लग रहा है डीसी, और एक फोर्स लग रहा है एबी। ये दोनों फोर्सेस तो आपस में करके क्या हो जाएगी, जीरो। ये अभी मैंने पढ़ा है ना कि फोर्स ऑन डीसी इज इक्वल टू माइनस फोर्स ऑफ ए बी, और आई कैन से कि फोर्स ऑन डीसी प्लस फोर्स ऑन ए बी इज इक्वल टू वेक्टर लॉ पढ़ा। हाँ अब बच गया, जो फोर्स आ रहा है वो सिर्फ एडी प्लस बीसी का वेक्टर सम आ रहा है। एडी पे फोर्स कितना आया है, उसकी वैल्यू आई है मी नॉट I1, और इस पे आया है, अच्छा ये माइनस आई कैप है, ठीक है ठीक है, अच्छा हाँ कट गया ना वो, माय मिस्टेक। मी नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 4 पाई आई कैप। अब मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसमें से मी नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई कॉमन निकाल लो, यहाँ बच जाएगा 1/2, यहाँ बच जाएगा
-1, तो ये पूरा सॉल्व होकर क्या आ जाएगा तुम्हारा, माइनस म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 4 पाई आई कैप। आया समझ? इस पर नेट फोर्स, इस लूप पे नेट फोर्स किधर की साइड है? अच्छा मैं पूछूं कि इस पूरे लूप को ये वायर अट्रैक्ट कर रिपेल कर रहा है, क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। देखो किधर की साइड फोर्स है, नेट फोर्स आई माइनस आई की तरफ ना, मतलब इधर की साइड। अगर ये वायर है इसको इधर की साइड खींच रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। अगर आई कैप की तरफ आता तो क्या आता? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की लास्ट टॉपिक पे आओ। मैंने दो चीज पढ़ा दी है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट वायर्स, मतलब इनफाइनाइट वायर हो गया, लूप हो गया, लूप के एक्सिस पे हो गया। इवन मैं तुम्हें वो पढ़ा दिया कि किसी सेक्टर के थ्रू कितना होता है, किस सेक्टर के थ्रू फॉर्मूला क्या होता है बताओ? सेक्टर के थ्रू म्यू नॉट आई मल्टीप्लाई में थीटा भी तो होता है, ठीक है, 4 पाई आर होता है, सही बोलो। हाँ रब कर दो, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि वहां पर डी रिप्रेजेंट किसको कर रहा है। रब कर दो, कौन सा पेज? अब आ जाओ तुम पेज नंबर अब आ जाओ तुम, अब आ जाओ तुम, किस पे आओगे अब तुम? किसी पे तो आओगे। पेज नंबर 66, लास्ट टॉपिक बचा इस चैप्टर का। मैं कुछ बोल रहा हूँ तुम्हें? AF ब्लॉक, जो नोट वीडियो में क्वेश्चन है वो थोड़ी उतारेंगे, वो तो ऐसे रफली सॉल्व हो जाता है। कोई बात नहीं, पूरा उतार के सॉल्व करना है। जैसे सॉल्व करता हूं ना, नहीं नहीं, अच्छा वैसे उतार के लाओगे, ठीक है। तो मेरे को समझ आनी चाहिए, आपने तो बोला था क्या करना है, नोट्स लिख के लाने में सारे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के नहीं, मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म के वो तो बाद में फ्राइडे को है, फ्राइडे को क्या बोला था मैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म का काम कब है? मंडे है, ठीक है। हाँ अच्छा एक और चीज है, एक बार ध्यान रखना, फॉर एग्जांपल मंडे को वर्क सबमिट करना है और आपने मंडे छुट्टी कर ली, तो आपको मंडे का काम वेडनेसडे को सबमिट करना पड़ेगा, या फिर अगर वो नेक्स्ट फ्राइडे तक खींच रहा है, तुम जब तक पढ़ते रहोगे जब तक मेरे पास काम नहीं आ जाता, मतलब हर दिन। हाँ ठीक है, हाँ और कुछ नहीं होगा ना, घर पर तो नहीं बन जाएगी, नहीं घर पे जाएगी ना, राम से पूछो, राम पे तो एक ही दिन में एक्सपेरिमेंट हो चुका है। हाँ ठीक है, मैं दोबारा बात कर लेता हूँ एक बार। मेरा बोर्ड आ रही है सर, फरवरी में बोर्ड है, पढ़ने दो। सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसका पूरा करके दोगे मुझे फ्राइडे तक। हमारे पेपर में आ रहे हैं ना जो चैप्टर्स, वो करके दोगे मुझे। पढ़ना मैग्नेटिक फोर्स। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ा था किसका? वन शॉट। वन शॉट में तो चैप्टर खत्म कराया मैंने। हाँ अब हमें पढ़ना है कि देखो, जैसे कि करंट कैरिंग लूप को, करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो क्या एक्सपीरियंस होता है? उससे फोर्स एक्सपीरियंस होता है। ऐसे अगर मैं एक मूविंग चार्ज को, क्या हुआ? एक मूविंग चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखूं, देखो मूविंग चार्ज है क्या? असल में मूविंग चार्ज है क्या? मूविंग चार्ज भी क्या है? करंट कैरिंग वायर की तरह एक्ट करेगा। तो उसको अगर मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? सुन रहे हो? क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। एक करंट कैरिंग वायर में फोर्स कितने होता है? ठीक है, और एक चार्ज पे फोर्स कितना होता है? क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, अगर एक मान लो
ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड किधर की साइड है, अंदर की साइड है, इसमें कोई चार्ज मूव कर रहा है v वेलोसिटी के साथ, तो इस पे क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, क्या लगेगी, और फोर्स की वैल्यू कैसे निकालूंगा, क्यू वी क्रॉस बी से, क्यू वी क्रॉस बी से, बी किधर की साइड है, इधर की साइड, बी किधर की साइड है, अंदर की साइड, तो इस चार्ज पे फोर्स किधर की साइड लगेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। बी मैग्नेटिक फील्ड, क्या होती है आप बता दो, बी क्या, बी वेलोसिटी, वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है, वो तो बी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक ना कह रहा वो, हाँ। मैं तो सिंपल से एक ही तुम्हें बताता हूँ कि अगर किसी को करना हो, जैसे मेरे लिए जो ये मैंने फ़ोन ले रखा है, ये मेरे जैसों के बंदों के लिए वो होता है, ड्रीम होता है कि ऐसा फ़ोन लेंगे कभी, जिसके घर पे ऐसा फ़ोन ऐसे फ्री में मिल जाए तुम्हें गिफ्ट में, तो समझ लो तुम ठीक हो, ठीक घर से बिलोंग करते हो, ज़्यादा मेहनत करे बिना भी तुम्हारा काम चल जाएगा। अरे बस रोना नहीं है मिला ही नहीं गिफ्ट में, आज तक तो मिला ही नहीं, ये तो दिक्कत हो गई। जब मैं 12th में था ना, जब मैं 18 साल का हुआ था, तो मेरे को ये रिंग मिली थी गिफ्ट में, बेटा गोल्ड की है, डायमंड भी है इसके अंदर, ऐसे अपने आप में कोई वो नहीं है, पापा ने दी थी ऐसे दी थी। ठीक है, अब सुनो, अब मैंने बताया कि फोर्स किसका वेक्टर प्रोडक्ट आ रहा है, v क्रॉस b का, तो फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू v एंड फोर्स विल आल्सो परपेंडिकुलर टू b, और मैं बोल सकता हूं फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग v एंड, अब तो वो वायर पे फोर्स निकाला था, चार्ज पे फोर्स निकाल रहा हूं गधे, हाँ ऐसा समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें, ठीक है, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू v, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू b, और मैं बोल सकता हूं फोर्स इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग v एंड, अच्छा एक और चीज, फोर्स हमेशा v के क्या है, परपेंडिकुलर, तो अगर मैं f डॉट v करूंगा तो आंसर क्या आएगा, f डॉट v क्या होगा, f v cos थीटा, और थीटा कितना 90, f डॉट v क्या आ रहा है, 0, है ना, f डॉट v 0 होने का मतलब क्या है कि वर्कडन क्या आएगा, अगर वर्कडन 0, मैं बोल सकता हूँ कि वर्कडन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इज ऑलवेज 0, मतलब कभी भी कोई मैग्नेटिक फील्ड किसी चार्ज पे, मूविंग चार्ज पे फोर्स तो लगा सकता है पर वर्क नहीं कर सकता, फोर्स तो लगा सकता है पर, आया समझ, वर्कडन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज 0। आगे बढ़ो, है फोर्स लगने से क्या होगा, वेलोसिटी नहीं जा सकता। अब मैं तुम्हें 3 टाइप के केस पढ़ाता हूँ, पहले उससे पहले तुम लोगों का बेसिक जानना जरूरी है। तिशा, हीलियम पार्टिकल किसको बोलते हैं, हीलियम, अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं, बताओ, डू यू नो अबाउट अल्फा पार्टिकल, बट डू यू नो अबाउट अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल मींस अल्फा पार्टिकल, डिफाइन मत करो, समझाओ क्या होता है अल्फा पार्टिकल, क्या होता है अल्फा पार्टिकल, हीलियम 2 प्लस का प्लस, पॉजिटिव पार्टिकल्स को अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं, शर्म नहीं बोलते हैं, रदरफोर्ड, अरे रदरफोर्ड ने मेरे से बात करी थी उस टाइम, नहीं फोन नहीं आया था, मिलने गया था, चाय चाय पे मिलने गया था, चाय पे बुलाया था चलो तुम पे ना, तुम्हें 3 पार्टिकल याद रखने हैं, एक है प्रोटॉन, ठीक है, एक याद रखना न्यूट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन लिख लो, नेट बंद क्या,
गायब कर देगा तुमने यहाँ से? मेरे को क्या पता, अरे लगा तो भाई। कहाँ लगा हुआ है बेटा? जो गायब करे होंगे ना किसी ने। देख लेना, चेक कर लेना। चलो इन्हीं को कहाँ से निकल रहा है? कहाँ गया निकाल भाई, वीडियो निकाल ना। भाई? वहां कैसे पहुंच रहा है ये तुम्हारे बैग कैसे पहुंच जाते हैं? ये बब्बे भाई की जॉब पूरी कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा मतलब नहीं, पर याद होना चाहिए 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस, ठीक है? ये इससे ज्यादा मतलब नहीं होता, कोई ज्यादा इससे लेना देना। मेन है चार्ज, है ना? तुम्हें पता होना चाहिए कि जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? -1.6 इंटू 10 की पावर। चार्ज ऑन प्रोटॉन जो होता है वो सेम वैल्यू सेम होती है। मतलब बोल सकता हूं कि चार्ज ऑन प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड के। और अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम 2+। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई? 2। एटॉमिक नंबर मतलब इसके Z की वैल्यू होती है 2। इसका एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक मास में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसमें 2 प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। और अगर एक हीलियम, एक मैंने क्या कर रखा है, हीलियम का एटम ले रखा है जो कि बिल्कुल चार्ज नहीं है, मतलब न्यूट्रल एटम लूंगा तो जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर एक हीलियम के पार्टिकल के अंदर 2 प्रोटॉन्स है और 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसमें कोई चार्ज नहीं आएगा। बट अगर मैंने हीलियम 2+ लिखा, जैसे हीलियम लिखा, इसमें हीलियम में क्या है? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है और 2, पर मैं हीलियम 2+ लिखूंगा। हीलियम 2+ का क्या मतलब है कि मैं इन 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल चुका हूं, बाहर निकाल दिया। हीलियम के ये होगा हीलियम, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे होंगे, रिवॉल्व कर रहे होंगे, इन 2 इलेक्ट्रॉन को मैंने निकाल दिया। तो हीलियम में बचा क्या? सिर्फ हीलियम का, सिर्फ हीलियम। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहां पर रहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। हीलियम 2+ का मतलब है सिर्फ हीलियम का न्यूक्लियस, बाकी सब मैं निकाल चुका हूं। आया समझ? सिर्फ हीलियम का न्यूक्लियस बचा हुआ है। हीलियम के न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। क्या बोलते हैं? अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है तुम्हारे पास? इसमें सिर्फ 2 प्रोटॉन प्रेजेंट है और 2, ध्यान रखना, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होता है ना, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, इट इज 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। देखो, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है, तो इसमें कितना मास हो गया? 2 + 2 4, और एक प्रोटॉन का मास क्या कितना हो गया? 4 टाइम्स हो गया। तो ध्यान रखना, इस पार्ट को ध्यान रखना, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। साथ ही साथ चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज ट्वाइस ऑफ व्हाट? चार्ज ऑन प्रोटॉन। एक प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है? 1+ का, पर हीलियम 2+ पे चार्ज कितना है? 2+ का, तो उसका चार्ज प्रोटॉन का डबल होता है, मास प्रोटॉन का 4 टाइम्स होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आपसे कोई पूछे अल्फा पार्टिकल क्या है? इट इज अ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का मास अलग होता है, इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम होता है प्रोटॉन के मास के। नहीं, जब 1.6 इंटू 10 की पावर, हाँ 1 AMU के बराबर होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इक्वल होता है, सब पता है ना? मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल अप्रोक्सीमेट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा, इसके अलावा किस चीज को ये पता है? कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, हाँ, मान लो उसकी स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड मतलब वो 20 मीटर पर सेकंड से सर्कुलर घूम रहा है, तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी या नहीं होगी? ये बताओ, क्यों होगी? है? हाँ, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड वेक्टर हैज 2 थिंग्स, वन इज मैग्नीट्यूड को मान लो तुम स्पीड है इसकी, अगर मैं इसको कांस्टेंट भी ले लूं, क्या कर दूं? कांस्टेंट मतलब किस को कांस्टेंट का मतलब नहीं पता, मेरे पास ऐसे नमूने भी आते हैं। कितने बच्चे आए हैं? 6 7 7 2 9 9 2 11
11 3 15 या 14 3 17। हाँ, इस जो पार्टिकल्स में मूव कर रहा है उसके हर डायरेक्शन पे क्या हो रहा है, हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन। तो अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज, अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, डायरेक्शन भी चेंज हो, तभी मैं क्या मान लूंगा, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। और जब जब वेलोसिटी में चेंज आता है तो क्या आता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज व्हाट, चेंज इन। और जब जब एक्सेलरेशन आएगा तब तब फोर्स आएगा, बिकॉज फोर्स इज मास इनटू, देखो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन। और वेलोसिटी में चेंज लाने का तरीका मैग्नीट्यूड में चेंज करो या डायरेक्शन में चेंज करो या फिर दोनों चेंज कर दो। क्या इसमें क्या सर्कुलर मोशन में कुछ ना कुछ हमेशा चेंज होगा? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना। ये तो ये हो सकता है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, एग्जांपल ले लो कि मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, पर कोई सा भी सर्कुलर मोशन और डायरेक्शन तो हर किसी में चेंज होगा। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो हर पॉइंट पे तो सर्कुलर मोशन ही नहीं रहेगा। सर्कुलर मोशन का प्राइम क्राइटेरिया क्या, हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, है ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो इस चेंज की वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है और इस एक्सेलरेशन से क्या आ रहा है, इस फोर्स का एक पर्टिकुलर नाम होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या सुना है कभी नाम? अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप में कोई फोर्स नहीं होता, कोई ना कोई प्रोवाइड कराता है। ये मैं 50 बार 10th 11th में बता चुका हूँ। नहीं 11th में बताया, 10th तो मैं पढ़ाता ही नहीं। पढ़ा दी होगी क्या सबने? हाँ, एक बार मैं यहाँ पर था, मुखर्जी नगर गया था, उन्हें मैंने बोला था मेरे को 11th 12th की क्लास चाहिए, तो बोले एक बार ना 9th पढ़ा के देखो। तो मैं 9th पढ़ाने गया, उनको टेंशन में सब बताने लगी, उन्होंने कहते बोला भैया आप मत आना। ठीक है, अच्छा तो जैसे फॉर एग्जांपल ये रब कर दूं, ये सब तुम्हारे नोट्स में अच्छे से लिखा हुआ है, सब कुछ ऐसे लिख के मतलब भेजा मैंने 11th रिकैप, है ना। मुझे पता बच्चे कुछ नहीं पढ़ते इसलिए मैं सब कुछ पहले लिख देता हूँ, रिकैप विकैप सब दे देता हूँ। अरे 30 साल का भी रिकैप दे दूं, नर्सरी से रिकैप करते हैं बेटा। PROTON, प्रोटॉन। बेटा आपकी मम्मी को कंप्लेंट करनी पड़ेगी, आपकी स्टडीज बहुत वीक हो गई है। ठीक है, अब देखो समझना एक बात को, मान लो एक स्टोन है, स्टोन को तुम्हें सर्कुलर मोशन पे घुमाना है, पत्थर को सर्कुलर मोशन में घुमाना है, तुम्हें इसे थ्रेड से बांधना पड़ता है। किससे बांधना पड़ता है? थ्रेड से। अब तुमने इसे थ्रेड से बांधा तो जाके तुम इसे अगर ऐसे ऐसे करके घुमाओगे तो सर्कुलर मोशन में घूमेगा। थ्रेड इस पे कौन सी फोर्स लगा रहा होता है? टेंशन। और ये टेंशन हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? क्योंकि सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो इस पे क्या लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का हमेशा ध्यान रखना, सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय वेयर r इज द रेडियस। इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है इसका, कोई बताएगा? m ओमेगा स्क्वायर इनटू r। क्या जी? पेपर में आई थी ना डायरेक्शन मिड टर्म में, कुछ भी करके आया उसने ठीक कर दिया। लास्ट में फार्मूला भी गलत लिख दिया, लास्ट 30 वाले ने बता फार्मूला m ओमेगा स्क्वायर r, जिसको पता होगा उसे पता होगा। चलो तुम्हें एक बढ़िया फॉर्मूला बताऊं, एक्सेलरेशन, रियलिटी में एक्सेलरेशन होता है क्या और वेलोसिटी होता है क्या? रियलिटी में एक्सेलरेशन का जो जनरल फॉर्मूला होता है ना, वो होता है r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर r कैप प्लस 2 r डॉट थीटा डॉट प्लस थीटा। के पास एक रह गया, कुछ ही बता दो तो हमें क्या चलेगा? ये असल में जो एक्सेलरेशन तुम पढ़ते हो ना, उसमें से तुम इनमें से कोई एक केस पढ़ रहे होते हो। जैसे सर्कुलर पढ़ते हो तो सिर्फ ये वाला केस पढ़ रहे होते हो, पर जनरली जब एक्सेलरेशन होगा
तो सारे कंपोनेंट आ सकते हैं। इस बिंदु का मतलब ये होता है कि जैसे थीटा डॉट लिख रहे हो, इसका मतलब है डी थीटा बाई डी टी। अगर आर डबल डॉट लिखा है, इसका मतलब होता है डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर। मैं डॉट नहीं बना रहा, जब तुम अभी 12th तक पढ़ रहे हो, इट इज 12 के लेवल और जे के लेवल से ऊपर। यस यस यस, इट इज पार्ट ऑफ माय स्टडीज राइट नाउ। यस, नहीं बीटेक में नहीं होता इतना। डायरेक्ट कर रहा हूँ, डेरिवेशन भी आते हैं भाई मुझे। ठीक है, अब जो टेंशन है इसमें स्ट्रिंग को घुमाने का चाहिए, टेंशन चाहिए, उसका फॉर्मूला क्या बताया मैंने, वही टेंशन में क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। वो किसके बराबर होगा, mv स्क्वायर बाय आर के। मान लो एक इलेक्ट्रॉन किसके अराउंड, मान के लो ऐसा ही होता है, एक इलेक्ट्रॉन किसके अराउंड घूम रहा है, किसके अराउंड घूम रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है। अब ये न्यूक्लियस पे कौन से, ये इलेक्ट्रॉन भी तो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस पे न्यूक्लियस कौन सी फोर्स लगा रहा होता है जो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा है, कौन सी फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होगा, मान लो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन z है, तो z इसका चार्ज होता है, e इसका चार्ज होता है, तो फोर्स होता है। बस ये समझो, इसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब मान लो एक सन है, सन के अराउंड अर्थ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है ना। इस टाइम कौन प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। आया समझ। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप में कोई फोर्स नहीं होती, कोई ना कोई प्रोवाइड कराता है। हाँ, आगे बढ़ो, ठीक, आप ध्यान से समझना। फोर्सेस Q V क्रॉस B है। अब देखो इसमें 3 केस है, ये चीज तो हमेशा समझ आ रही है ना। तो जो फोर्स होगा इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू V एंड इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू B आल्सो। किसी को दिक्कत, कोई परेशानी। अब समझना, इसमें 3 केस है। पहला केस क्या है कि V और B, ये कैसे, इसके मैं फोर्स का वैल्यू कैसे लिखूंगा ये बताओ। इट विल बी रिटन एज QVB। एक केस क्या है कि थीटा कितना हो, 0 हो, 0 हो सकता है और 180 हो सकता है, बोथ आर सेम थिंग। अगर 0 या 180 है, 0 या फिर 0 डिग्री का क्या मतलब है, ये थीटा किसके बीच में, एंगल बिटवीन V वेक्टर एंड B वेक्टर। 0 का मतलब क्या है, अगर वेलोसिटी इधर की साइड है तो मैग्नेटिक फील्ड भी, और 180 का क्या मतलब है कि अगर वेलोसिटी इधर की साइड है तो मैग्नेटिक फील्ड। साइन 0 क्या होता है, सबकी मैथ बहुत बढ़िया है। मतलब देखो कोई चार्ज है वो ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। ये वाला केस ले लो, और मैग्नेटिक फील्ड इधर की साइड है इसी प्लेन में। V और B में एंगल कितना बनना है इसके अंदर, 0। मैग्नेटिक फोर्स कितना आएगा, साइन 0 इज 0, साइन 180 इज आल्सो 0। साइन 0 भी 0 होता है, साइन अभी तो 1 कह रहे थे। बायो वाले, ये भी है, तुम बायो में चले गए, मैथ छोड़ दी, ओपन से बायो कर रहा है। सर क्या हो गया आपको, कुछ नहीं यार। हाँ दक्ष, चलो अब सुनो एक बात बताओ, मैग्नेटिक फोर्स कितना है, मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा,
मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा अगर 0 है 180 है तो? मैग्नेटिक फोर्स होगा 0। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी पे, इस वेलोसिटी में कोई चेंज ला पाएगा मैग्नेटिक फोर्स? अगर मैग्नेटिक फोर्स 0 है मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 मतलब कोई भी वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। तो ये वेलोसिटी क्या चलेगा? ये यूनिफॉर्म वे में चलेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। कभी कोई वेक्टर को मैं कांस्टेंट बोलूं, चाहे वो एक्सेलरेशन हो चाहे वेलोसिटी हो, वेक्टर कांस्टेंट का मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा और डायरेक्शन सेम रहेगी। कांस्टेंट का मतलब क्या है? कुछ भी चेंज ना हो। वेक्टर कब चेंज नहीं होगा? जब उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज ना हो और डायरेक्शन भी चेंज ना हो। हाँ हाँ, ये थीटा, ये वाला थीटा, it is the angle between V and B, not F and V, not F and B, it is V and B। अगला केस कौन सा है? अगला केस ये है कि तुम्हारा थीटा कितना हो? 90 डिग्री, मतलब V and B आर परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये है कि मान लो कि ये तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स है, क्या करो, और तुम्हारा जो चार्ज है वो इधर की साइड मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। अब देखो v इधर की साइड है और b अंदर की साइड है, तो दोनों में एंगल कितना हो गया? तो कौन सा केस हो गया? दिस वन। अब समझना ध्यान से, इसमें फोर्स किधर की साइड लगेगा? v क्रॉस b, फोर्स लगेगा ऊपर की साइड, है ना? अच्छा, फोर्स क्या है हमेशा? देखो, फोर्स तो हमेशा किसके परपेंडिकुलर है? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। फोर्स और वेलोसिटी या फिर फोर्स और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर कब हो सकता है? जब पार्टिकल क्या कर रहा हो? सर्कुलर मोशन। तो इसका मतलब चार्ज क्या करेगा? सर्कुलर मोशन, वो इस तरीके से मूव करेगा। आया समझ? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और यहां पर देखो, F और V हमेशा परपेंडिकुलर तभी हो सकते हैं जब पार्टिकल क्या करे? सर्कुलर मोशन। क्या करे? सर्कुलर मोशन। यहाँ पर फोर्स और वेलोसिटी के बीच में, V और B के बीच में क्या आ गया? 90 एंगल आ गया, और फोर्स की वैल्यू आ गई। फोर्स इस टाइम प्रेजेंट है, और फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू क्या है? V। फोर्स अगर V के परपेंडिकुलर तो मोशन कैसा होगा? सर्कुलर। आया समझ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये कैसा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। कैसा मोशन कर रहा है? तो अगर मैं पूछूं V और B में एंगल अगर 90 है तो मोशन कैसा होगा? सर्कुलर मोशन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इसके अलावा एक चीज और बताना मैं भूल गया, मुझे पता नहीं था कि तुम लोगों को पता नहीं होगा। देखो, फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 1 अपॉन में टाइम पीरियड होता है, ये पता होना चाहिए। ओमेगा जो होता है वो 2 पाई f होता है, और 2 पाई बाय, कैसे सो नहीं पता था? बताना एक बार, हाथ खड़ा करो फटाफट। सबको पता था? मुझे रस्सी लेके आए थे ना, वो सबको पता था? बड़े समझदार हैं तुम लोग तो। वेव से कुछ भी पूछेगा, वेव तो बटा हुआ था मेरा। ऐसा चौमिन पब्लिक स्कूल वाले इतने मेंटल पीस है। मजा आ गया था सर, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था, अच्छा है कर दिया। इसके चौमिन पब्लिक स्कूल वाले चैप्टर कौन से दे रहे हैं यूटी के अंदर? बायोमोलिक्यूल्स, मतलब बिल्कुल आखिरी का चैप्टर उठाया है। अच्छा, अब ये चार्ज क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। इसमें हमेशा वेलोसिटी, देखो अगर वेलोसिटी इधर की साइड है इस पॉइंट पे, तो फोर्स किधर की साइड होगा? ऊपर की साइड। अच्छा, एक बात बताओ, इस टाइम सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन के लिए क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है इस टाइम? मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय व्हाट? मैग्नेटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? अभी बताया था। mv स्क्वायर बाय r। और मैग्नेटिक फोर्स कितना है? q v क्रॉस b, q v b sin थीटा। साइन की वैल्यू कितनी है? 90। साइन 90 इज
तो यहाँ पर v से v, पहले तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, इसके बाद कुछ छेड़ूंगा तो छेड़ूंगा मैं। वो सब मत छेड़ो। हाँ अब सुनो, अब ध्यान से समझना। देखो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है कि इससे पूरा सर्कुलर रोटेट करने में कितना टाइम लगा, है ना, कितना टाइम लगेगा। वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी होगा कि कितना इसने सब पूरा सर्कुलर मोशन करने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा इसने, 2 पाई, और जो पूरा सर्कुलर ट्रैवल करने में जो टाइम लगा है वही क्या है तुम्हारा टाइम ऑफ रेवोल्यूशन। टाइम ऑफ रेवोल्यूशन इज नोन आल्सो नोन एज टाइम पीरियड। मतलब एक साइकिल कंप्लीट करने में से कितना टाइम लग रहा है, एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया गया, 2 पाई आर। तो v इज 2 पाई आर डिवाइडेड बाय t। तो t कितना आ गया, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय, ये चीज समझ आई, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठस्सा पेल रहा हूं मैं। हम पहले रास्ता राइट को हम रास्ता पेलेंगे मास बन पहले फिर वो बकट ऐसा हो जाएगा। हाँ अब सुनो, ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा 2 पाई आर डिवाइडेड बाय v। अब अगर मैं यहां से v निकालने की कोशिश करूं, इसमें से अगर मैं v निकालूं तो कैसे आएगा, देखो यहां पर v से v कट जाएगा, कैसे काट दे तो यहां से v की वैल्यू क्या आ रही है, यहां से v की देखो, एक v से v कट गया, यहाँ पर सिर्फ v बचा, और इस r को मैं इधर ले जा रहा हूं तो आ रहा है q b r बाय, अब इसको मैं क्या पुट कर दूंगा यहां पर, तो जाएगा तुम्हारा 2 पाई r डिवाइडेड बाय v की वैल्यू क्या है, q b r डिवाइडेड बाय, अब तुम्हारा r से r कट जाएगा, लेंस लगाओ इसकी तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया 2 पाई m डिवाइडेड बाय, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी, छोटा कौन सा छोटा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या इस टाइम पीरियड में कहीं पर भी वेलोसिटी आ रहा है, कहीं पर भी वेलोसिटी आ रहा है, मतलब चाहे पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से मूव करे, चाहे 20 मीटर पर सेकंड से मूव करे, चाहे 30 मीटर पर सेकंड से मूव करे, हर कोई सेम टाइम में अपना सर्कल कंप्लीट कर देगा। पर तुम्हारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कोई ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है, मान लो एक बार बताओ, कोई 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, कोई 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, कोई 30 पर सेकंड से मूव कर रहा है, 30 मीटर पर सेकंड से जो मूव कर रहा है वो जल्दी अपना काम खत्म कर लेगा, ऐसा होना चाहिए ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि तीनों का टाइम पीरियड घूम के आने का सेम है, पता क्यों, क्योंकि जिसकी स्पीड कम है, जिसकी स्पीड कम है वो क्या करेगा, छोटा सर्कल बनाएगा, जिसकी स्पीड ज्यादा है वो बड़ा सर्कल बनाएगा, जिसकी और ज्यादा है, आया समझ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो ये ध्यान रखना, टाइम पीरियड इज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपका फ्रीक्वेंसी पूछूं, क्या कह रहा है, फ्रीक्वेंसी पूछो, फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे, बस टाइम पीरियड क्या करना है, उल्टा करना है। अगर मैं ओमेगा पूछूं वो निकाल लोगे, 2 पाई बाय, ओमेगा ऐसे थोड़ी बनता है, ऐसे बनता है, नहीं मैं तो ऐसे ही बनाता हूं, बना लोगे, टाइम पीरियड निकालवा लिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी। लास्ट केस ब्रेक, अगर कोई बच्चा विजिट करे तो ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ये कैसे ज्यादा पढ़ा रहे हैं, बस करो तो बात से विजिट करो, रुक जाओ अक्सर देखो कोई गेम चल रही थी, लास्ट केस देखो,
अच्छा बाजी बाजी के लिए। अच्छा, ध्यान रखना, अगर कोई पूछे इसका जो मोशन है, इसका ये कैसा पाथ लेगा, पाथ पूछे, इसका पाथ क्या होगा 0-180 पे स्ट्रेट लाइन, और अगर 90 डिग्री है अगर, तो पाथ कैसा होगा सर्कुलर। लास्ट है केस कि अगर थीटा जो है वो 0 भी ना हो और 90 भी ना हो, 0 भी ना हो, पाथ कैसा होगा हेलिकल। हेलिकल इन द सेंस, हमें समझना, मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर की साइड है, मैग्नेटिक फील्ड किधर की साइड है, इधर की साइड है, और पार्टिकल जो है ना वो ऐसे मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, ऐसे। इस बार v और b के बीच में एंगल क्या है, 0, 90 और थीटा, इट इज थीटा, इट इज थीटा। अब v के दो कंपोनेंट होंगे, v के देखो एक कंपोनेंट किधर कर सकते हो, इन द डायरेक्शन ऑफ b, दैट इज v cos थीटा, और एक करोगे, तुम ये बोल सकते हो जो v cos थीटा वाला कंपोनेंट है, जो v cos थीटा वाला कंपोनेंट है, इट इज पैरेलल टू b, और जो v sin थीटा वाला कंपोनेंट है, इट इज परपेंडिकुलर टू v। बोल सकते हो ना, जो ये वाला कंपोनेंट है v cos थीटा, वो पैरेलल है b के, मतलब जो ये वाली वेलोसिटी है वो पार्टिकल किधर मूव कराने का काम करेगी, स्ट्रेट लाइन में। किसे मूव कराने का काम करेगी, स्ट्रेट लाइन में। और जो ये वाला कंपोनेंट है v sin थीटा, ये किस में काम करेगी, तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में भी जा रहा है और सर्कल में मूव कर रहा है, मतलब कैसे चलेगा, आगे चला सर्कल घुमा, आगे चला सर्कल घुमा, तो ये पार्ट ऐसे ऐसा पाथ मूव करेगा। इट इज स्प्रिंग की तरह, बिल्कुल सही बात है। इट इज अब कौन सा पाथ है, इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। क्या बोलते हैं, हेलिकल पाथ। और दो कॉन्सेक्यूटिव रेंज के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, ये किसके इक्वल होता है, इसको बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं, दो कॉन्सेक्यूटिव रेंज के बीच में डिस्टेंस क्या बोलते हैं, पिच। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब इस पिच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आता है, क्यों नहीं आता, हाँ। अब सुनो, लास्ट, अगर एंगल 0 हो तो पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, 0। अगर एंगल कितना हो, 90। ये एंगल किसके बीच में बोल रहा हूँ, v एंड b के बीच में, या f और v के बीच में, v एंड b के बीच में। अगर v एंड b के बीच में एंगल 90 है तो फोर्स क्या होगा, QVB। पाथ कैसा होगा, सर्कुलर। और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज QVB इक्वल टू mv²/r। इसमें निकलेगा टाइम पीरियड होगा 2πm/QB, मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। जो हाई वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है वो बड़ा रेडियस में सर्कल कंप्लीट करेगा, जो स्मॉलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है वो छोटा रेडियस का सर्कल मूव करेगा। अगर तुम्हें फ्रीक्वेंसी बोलेगा तो 1 बाय टाइम पीरियड कर दो, अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलेगा तो 2π/t कर दो। लास्ट केस, थीटा 0 और 90 के बीच में हो तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा जो स्ट्रेट लाइन में जाने का काम करेगा, और दूसरा परपेंडिकुलर होगा जो सर्कल में रखने का काम करेगा। तो पार्टिकल आगे भी जाएगा और सर्कल में मूव करेगा। तो कौन सा पाथ लेगा, ये हेलिकल पाथ। और दो हेलिकल, मतलब हेलिकल के जो सर्किट के बीच में डिस्टेंस होता है, इसको क्या बोलते हैं, पिच। क्या बोलते हैं, इसमें क्विज और जोड़ू, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। ठीक है, अभी के लिए इतना काफी है।